दोस्तों, हम कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सीरीज़ और जिसमें टॉपिक कवर कर रहे थे इंटरनल एड, उसका पार्ट 4 कर रहे हैं आज, हेडिंग। और देखिए दोस्तों, जो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो हमें यूट्यूब पर ज़रूर फॉलो करें। जो सीरीज़ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की, इसके अंदर जो आज का विषय रहने वाला है वो है आपका हेडिंग। और स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अब हेडिंग क्या है? एक टाइटल और लेबल है जो कि यूज़ किया जाता है इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या सेक्शन ऑफ कंटेंट के हेडिंग को दिखाता है कि चाहे वो कंटेंट आपका डॉक्यूमेंट हो, वेब पेज हो, आर्टिकल हो, और क्लियर स्ट्रक्चर बताता है, रीडर को मदद करता है ये समझने में कि इस डॉक्यूमेंट में या आर्टिकल में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। आपने देखा भी होगा जो हेडिंग है वो जर्नली, जैसे अब ये हेडिंग है, ये बोल्ड है, लार्जर है, ठीक है। और इसका मतलब इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं मेन टेक्स्ट से। आप देखिए ये जो मेन टेक्स्ट हो गया इससे अलग है थोड़ी सी, ये हेडिंग दिखाती है कि इसके अंदर हमने डेफिनेशन कवर किया है। अब टाइप्स ऑफ हेडिंग क्या होती है? एक तो मेन हेडिंग होती है जो कि टाइटल दिखाती है, ठीक है। तो ये मेन है, ये आपका मेन हेडिंग हो गया जो हेडिंग्स है, ये H1 हो गया। और सब हेडिंग्स होती हैं, ये आपकी सब हेडिंग हो गई, ये सब हेडिंग है, और ये सब हेडिंग है, ठीक है। और अब देखिए एग्जांपल जैसे कि हाँ इसमें कवर कर रहे हैं कि व्हाट इज़ हेडिंग, द रोल ऑफ हेडिंग्स इन इंटरप्रिटेशन, ये आपका मेन हेडिंग हो गया। व्हाट इज़ हेडिंग, ये सब हेडिंग हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ हेडिंग इन इंटरप्रिटेशन, लिमिटेशन ऑफ हेडिंग्स इन इंटरप्रिटेशन, ये सब हेडिंग है, H2 H3, ठीक है। अब थंब रूल क्या है? थंब रूल है कि जब भी एम्बिगिटी होती है, द कोर्ट में यूज द हेडिंग टू क्लेरिफाई द इंटेंडेड पर्पस ऑफ द प्रोविजन, और इफ द मीनिंग ऑफ एनैक्टमेंट इज प्लेन एंड अनएम्बिगुअस, हेडिंग्स हैव नो रोल इन इट्स इंटरप्रिटेशन। यानी कि केवल एम्बिग्यूटी के ही केस में यूज़ करेंगे, और यदि उस डॉक्यूमेंट का, प्रोविज़न का जो मीनिंग है वो प्लेन है, अनएम्बिगुअस है, तो कोई इसमें ज़रूरत नहीं रहने वाली है हेडिंग की यूज़ करने की। हेडिंग्स आर यूज टू इंट्रोड्यूस सेक्शंस और ग्रुप ऑफ सेक्शंस विद इन एन एनैक्टमेंट। और जो आपके सर मैक्सवेल हैं, पीटर बेंसन मैक्सवेल, उनकी किताब का नाम है ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये ज़रूर पढ़िए। वो अपनी बुक में कहते हैं कोर्ट्स हैव जनरली ट्रीटेड हेडिंग्स एज preambles to the respective sections they precede, and as a result the principles applicable to preambles are also applied to headings when interpreting a statute। यानी कि सर मैक्सवेल ने कहा यहाँ पे कि जो हेडिंग्स हैं उसको हम देखते हैं प्रियम्बल की तरह से, तो जो भी प्रिंसिपल इंटरप्रिटेशन के प्रियम्बल पर अप्लाई होते हैं सेम अप्लाई होंगे आपके हेडिंग के ऊपर। और मैक्सवेल की बहुत अच्छी किताब है ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, रेफरेंस बुक है, ज़रूर स्टडी करिए। हालांकि क्रिस क्रॉस, मैक्सवेल, ये फेमस बुक्स हैं, पर यहाँ पे मैं आपको मैक्सवेल की बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, मैक्सवेल सर की। और इफ़ द लैंग्वेज ऑफ ए प्रोविजन इज़ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, कोर्ट्स डू नॉट रिलाई ऑन हेडिंग्स फॉर इंटरप्रिटेशन। ये बड़ी क्लियर सी बात हो गई है कि केवल एम्बिग्विटी के केस में ही यूज़ करेंगे। एंड व्हेन ए प्रोविजन इज ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस, हेडिंग में सर्व एज ए गाइडिंग टूल। जब एक से ज़्यादा मतलब निकल के आ रहे हैं तो गाइडिंग टूल की तरह से उसको देख सकते हैं। अब रोल ऑफ हेडिंग्स क्या है इंटरप्रिटेशन के अंदर? क्लियर सी बात है, नो रोल व्हेन द लैंग्वेज इज क्लियर, एंड गाइडेंस इन केस ऑफ एम्बिग्विटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इट सर्व्स एज ए कॉन्टेक्चुअल टूल टू डिटरमाइन द ट्रू इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। Now headings can clarify uncertainties or resolve ambiguities in statutory language. Subordinate to the text. Now headings, they cannot override or contradict. Cannot override or contradict substantive provisions of statute। यानी कि जो मेन कानून है उसको ना तो ओवरराइड कर सकती और ना कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती, यानी कि ना तो उससे ऊपर हो सकती हैं ना उसके खिलाफ जा सकती हैं। So they are considered as subordinate to the actual text and cannot be used to expand or restrict its meaning.
Now, judicial approach is that headings can assist in interpretation and they do not control the meaning of statutory provisions. असिस्ट कर सकती हैं पर मीनिंग को कंट्रोल नहीं करेंगे किसी भी सिचुएशन में, एंड दे आर ओनली इंडिकेटिव ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड शुड नॉट बी गिवन अनड्यू वेट. इंडिकेटिव हैं कि इस डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या है. अब जैसे जुडिशियल अप्रोच है, ये इसकी हेडिंग है इस पैरा की, इसके अंदर बताया है कि क्या होगा, इंडिकेटिव ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, लेकिन इसके अंदर क्या लिखा है ये कंट्रोल नहीं कर सकती. जुडिशियल अप्रोच वाली हेडिंग इस पैरा के अंदर क्या लिखा है इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी. एंड सेक्शंस आर इंडिपेंडेंट. बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, शैली वर्सेस लंदन काउंटी काउंसिल का केस है 1949 का. इसमें कहता है कि वन सेट ऑफ सेक्शंस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एड टू इंटरप्रेट अनदर सेट ऑफ सेक्शंस. यानी कि हर सेक्शन अपने आप में अलग है, इसका मीनिंग जो है वो उसकी वर्डिंग से देखना चाहिए, दूसरे सेक्शन से क्रॉस रेफरेंस नहीं करना. हाउएवर इन बुलमर वर्सेस आईआरसी 1967 का केस है, इसमें कहा था कि इफ़ प्रोविजन इज एम्बिगुअस द चैप्टर हेडिंग मे बी कंसिडर्ड फॉर इंटरप्रिटेशन. केस लो 1 है सारा मैथ्यू वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज 2014 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है. इसमें कहा था कि सेक्शनल हेडिंग्स हैव ए लिमिटेड रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. यानी कि बड़ा लिमिटेड रोल है, और कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि जो आपका चैप्टर 36 का हेडिंग है सीआरपीसी का, दैट इज़ लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस. ये जो हेडिंग है इट इज़ नो डिटर्मिनेटिव ऑफ व्हेन द लिमिटेशन पीरियड बिगिंस. यानी लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा इसका पता इस हेडिंग से नहीं चलेगा. Now the ruling clarified that the date of taking cognizance is not the date on which limitation period start. बड़ा इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों. आगे इस केस में कह रहे हैं कि जो लिमिटेशन पीरियड कमेंसेस फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस एज पर सेक्शन 468 सीआरपीसी, जिसका हेडिंग है बार टू टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन. 468 का क्लोज टू कह रहा है कि लिमिटेशन पीरियड है 6 मंथ. अगर सिर्फ उस पर फ़ाइन लगा है ऑफेंस के ऊपर तो 6 महीने के अंदर आपको केस डालना पड़ेगा. 1 साल है यदि इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल से ज़्यादा की नहीं है. 3 साल है यदि उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है वो 1 साल से लेके 3 साल के बीच में है तो आपको 3 साल के अंदर केस डालना पड़ेगा. नाउ कॉग्निजेंस इज बेसिकली टेकन व्हेन द मजिस्ट्रेट अप्लाइज हिज जुडिशियल माइंड. Cognizance is taken when the magistrate applies his judicial mind to the case. Now, this distinction is crucial in cases where delays occur between the filing of a complaint and the court taking cognizance. Now, case law, another case law is Novartis AG versus Union of India 2013 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेफर किया सेक्शनल हेडिंग्स को और कहा कि while interpreting various provisions of Patent Act 1970, particularly Section 2 clause 1 subclause J and subclause JA for this section 2 clause 1 and section 3 clause D, section 5 and 83. Now the court acknowledged that while sectional headings may not control the interpretation of a provision, they can be used as an aid in resolving ambiguities. Now you can see that section 5 prior to 2005 amendment heading is inventions where only methods or processes of manufactures patentable. Now before its deletion in 2005, this section restricted product patents in pharmaceuticals and agrochemicals, allowing only process patents. The historical context was relevant in assessing the intention behind section 3 clause D and EDR's approach to preventing evergreening of patents. Section 3 clause D. Now heading is what are not inventions. The court relied on the heading to emphasize that section 3 clause D imposes a higher threshold for patentability by requiring proof of enhanced efficacy for modified forms of known substances. Now this helped interpret that mere improvements in properties like bioavailability without therapeutic efficacy would not qualify for patent protection. यानी कि छोटी मोटी इम्प्रूवमेंट करके
पेटेंट को हम रजिस्टर नहीं करा सकते. Section 2 clause 1 sub clause J and section 2 clause 1 sub clause JA. Now heading is definitions. These provisions define invention, inventive step, and crucial to determine whether the Novartis patent application meet the patentability criteria. The court clarified that an inventive step requires a significant technical advancement over existing knowledge. तो ये चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर सी हो गई है कि इन्वेंशन के अंदर इन्वेंटिव स्टेप जो है ये बड़ा टेक्निकल रहने वाला है और एक सही मायने में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए पेटेंट के अंदर. नाउ दिस सेक्शन 83 heading is general principles applicable to working of patented inventions. This section outlines the policy consideration behind India's patent law, emphasizing that patents should benefit the public rather, and promote access to medicines. The court relied on this to reinforce India's stance against patent evergreening. Now, the importance of this case law is that the Supreme Court used sectional headings as contextual guide in interpreting these provisions, ensuring that patent law aligned with its objective, particularly in preventing unjustified monopolies and ensuring affordable access to medicines. Now, in the case law Binka versus Charan Singh 1959 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है. सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन दिस केस दैट हेडिंग्स एंड मार्जिनल नोट्स are legitimate aids to construction but cannot be relied upon to control the express language of a provision. Next case law is इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा 2005 का केस है सुप्रीम कोर्ट का. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियरली इसके अंदर बोला है that the language used in heading cannot be employed to alter the clear meaning of a section's words where their ordinary interpretation is unambiguous. However, headings should not be regarded merely as marginal notes or classification of enactments, and instead they form an integral part of the act and can be considered not only for clarifying the sections that follow, and they are much like preamble, but also they should be seen as reliable guide to understand those sections than a preamble alone might provide. यानी कि ये उनको हमने मार्जिनल नोट्स की तरह नहीं लेना है. मार्जिनल नोट जैसे मैंने बताया था ये मार्जिन होते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया डेफिनेशन, तो इस तरह ये मार्जिनल नोट्स है. इससे भी ज़्यादा वैल्यू है और प्रेम्बल से भी ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि ये स्टैचूट का पार्ट है, तो इसलिए प्रेम्बल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी. और हालांकि जो प्रेम्बल के प्रिंसिपल्स हैं वही हेडिंग्स के प्रिंसिपल हैं, लेकिन यदि प्रोविज़न की लैंग्वेज क्लियर है तो हेडिंग का रोल ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसको हम कॉन्टेक्चुअल गाइड की तरह से, गाइडिंग टूल की तरह से देख सकते हैं. फ्रिक इंडिया लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बड़ा क्लियरली बोल दिया कि हेडिंग्स जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं बट दे कैन नॉट अल्टर द मीनिंग ऑफ ए प्रोविजन इफ द लैंग्वेज इज़ क्लियर. के वर्गीस वर्सेस ITO 1981 का केस है सुप्रीम कोर्ट का. इसमें भी बड़ा क्लियरली कहा कि प्रोविजन यदि अनएम्बिगुअस है, जो हेडिंग्स हैं या मार्जिनल नोट्स हैं, तो दे में असिस्ट इन असरटेनिंग द ट्रू इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर. तो यदि कोई भी एम्बिग्यूटी आ रही है तो हम हेडिंग्स को, मार्जिनल नोट्स को देख सकते हैं ये समझने के लिए कि कानून बनाने वालों की मंशा क्या थी. SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1982 का. इसमें कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि जो इंट्रिंसिक एड्स हैं जैसे हेडिंग है, दे कैन बी यूज टू क्लेरिफाई द डाउट्स को क्लियर करने के लिए यूज़ होती है, बट दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज द सोल डिटरमिनेंट ऑफ द मीनिंग. इनको अकेले के बेस पे, हेडिंग के बेस पे हम लेजिस्लेटिव इंटेंट को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. अब इसमें कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जो आपका NC वाला जो केस है 2004 का केस है, NC धोनडायल का, यूनियन ऑफ इंडिया का, इसमें कहा कि headings are useful internal aids in statutory interpretation, particularly when ambiguity exists. यानी कि जब ambiguity होगी तो बड़ा यूज़फुल रहे हेडिंग. However, they are secondary to the statutory text. और मेन क्या रहने वाला है, जो कानून की लैंग्वेज है, स्टेचुटरी टेक्स्ट है, जो पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेटिव असेंबली ने फाइनल की है, वही लैंग्वेज फाइनल है. And headings, they cannot alter the plain and clear meaning of a provision. Now, courts use them
as interpretive tools only when necessary to ensure that to ensure the legislative intent, but they do not override the legislative intent. Heading could help to determine the legislative intent, but must not contradict the statute's actual language. They serve as guiding labels for sections or group of sections within a statute, offering insight to the legislative intent behind those provisions. अब जो हेडिंग है, मान लीजिए इस पेज पर आप देखिए, ये जो पेज है इसका जो भी कंटेंट है, इसकी हेडिंग है कंक्लूजन। इसमें बताया है कि इस लेक्चर में क्या क्या कहा गया और क्या क्या इंपॉर्टेंट बात हैं। लेकिन ये जो हेडिंग है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कि कंक्लूजन वाली हेडिंग को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस पूरे पैरा में क्या बताया गया है वो तो इस पैरा से ही पता लगेगा। तो हेडिंग का रोल इतना सा ही है कि ये एक तरह के प्रीएम्बल है और जो प्रीएम्बल वाले प्रिंसिपल्स हैं वो इस पे अप्लाई होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। बिग थैंक यू टू ऑल। और इस कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों को बताइए इस कम्युनिटी के बारे में, चैनल के बारे में। और यदि आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो डॉक्टर अनुपम आचार्य के हैंडल से फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और कमेंट करके बताएं कि किस नए टॉपिक पर या सब्जेक्ट पर आप लेक्चर चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।